नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। और सबसे पहले मैं आपको ईद के सेलिब्रेशन की कुछ अच्छी तस्वीरें दिखाता हूं। पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ राजी खुशी ईद मनाई गई। कहीं कोई टकराव नहीं हुआ, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। देश भर से अच्छी तस्वीरें आई। कहीं पुलिस को सख्ती नहीं करनी पड़ी, कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ। 2-4 जगहों को छोड़कर नमाज मस्जिदों में, ईदगाहों में पढ़ी गई। किसी ने सड़क ब्लॉक नहीं की, किसी ने ट्रैफिक नहीं रोका। और कुछ शहरों की तस्वीर तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे संभल, मुरादाबाद, मेरठ, हापुड़। ऐसी जगहों पर जहां नमाजियों की तादाद ज्यादा थी, 2 शिफ्टों में नमाज पढ़ी गई। कई शहरों में हिंदुओं ने ईद की नमाज अदा करने पहुंचे नमाजियों पर फूल बरसाए। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसे तमाम नेता भी ईद की नमाज में शामिल हुए। मुस्लिम भाइयों को बधाई दी गई। सलमान खान और आमिर खान को ईद की बधाई देने हजारों लोग उनके घर पहुंचे। इस तरह की अलग अलग तरह की तस्वीरें मेरे पास हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने आज कहा कि आज ईद है, इसलिए सियासी बात नहीं होगी। लेकिन सियासत तो हुई, किसने की, कैसे की, इस पर बात करने से पहले मैं आपको ईद मनाए जाने की कुछ अच्छी तस्वीरें दिखाता हूं। आज दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर लखनऊ की ईदगाह और हैदराबाद की चार मीनार से इसी तरह की तस्वीरें हैं। हर जगह अजान की आवाज गूंजी और बड़े शांति से ईद की नमाज हुई। आगरा में ताजमहल परिसर में बनी मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। बड़ी संख्या में लोग यहां इकट्ठा हुए थे। नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। संभल में भी ईद के मौके पर भाईचारा कायम रहा। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी। पुलिस ने माइक पर अनाउंसमेंट करके लोगों से नमाज के लिए मस्जिद पहुंचने की अपील की। संभल की शाही जामा मस्जिद में भारी संख्या में लोग पहुंचे। कई जगहों पर मस्जिदों में जगह कम पड़ गई तो 2 शिफ्ट्स में नमाज अदा की गई। अयोध्या से भी आज अच्छी तस्वीरें आई। अयोध्या में मस्जिदों में जगह कम पड़ गई तो प्रशासन ने नमाजियों को धूप से बचाने के लिए ग्राउंड पर शामियाना लगाने का इंतजाम किया। हजारों लोगों ने मस्जिद के बाहर ग्राउंड में टेंट के नीचे बैठकर नमाज पढ़ी और फिर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। जयपुर और अमरोहा से सांप्रदायिक सद्भाव की अलग तस्वीरें आई। हिंदुओं ने ईद की नमाज के लिए पहुंचे लोगों पर फूल बरसाए, उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। मुंबई में भी अलग अलग मस्जिदों में लोगों ने नमाज अदा की। चूंकि नमाज के लिए पहले से इंतजाम किया गया था, इसलिए ज्यादातर जगहों पर सड़कों पर नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। नमाज पढ़ने के बाद लोग सड़कों पर निकले, गले मिले। हर साल की तरह सलमान खान के घर के बाहर आज भी हजारों फैंस की भीड़ इकट्ठा थी। सलमान के फैंस उन्हें मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे थे। सलमान ने भी अपने प्रशंसकों को नाराज नहीं किया। सलमान खान अपने फैंस के सामने आए, सलाम किया, हाथ जोड़कर अभिवादन किया और ईद की मुबारकबाद स्वीकार की। आमिर खान तो मिठाई का डब्बा लेकर अपने फैंस के सामने आए और घर के नीचे उतरकर प्रशंसकों को मिठाई बांटी, उनके साथ फोटो खिंचवाई, ऑटोग्राफ दिए। इस मौके पर कुछ फैंस तो आमिर के लिए तोहफे लेकर आए थे। आमिर ने उन्हें भी ईद की मुबारकबाद दी। और अब मैं आपको बताता हूं कि ईद के मुबारक मौके पर सियासत के बारे में पहला काम किया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। बोर्ड ने वक्फ बिल के मुद्दे पर सियासत की।
पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मुंबई, कोलकाता, भोपाल, जयपुर, रांची और पटना जैसे तमाम शहरों में ईद की नमाज अदा करने पहुंचे लोग वहां पर काली पट्टी बांधकर आए। मौलानाओं ने तकरीरों में वक्फ बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया, इसके खिलाफ जद्दोजहद की कॉल दी। असल में सरकार 2 अप्रैल को पार्लियामेंट में वक्फ बिल पेश कर सकती है, इसीलिए बिल के खिलाफ माहौल बनाने के लिए ईद के मौके का पूरा इस्तेमाल किया गया। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया, राजनीति की बात की। माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने ऐसे नेताओं को क्या जवाब दिया, वो भी सुनने लायक है। एक एक करके सबकी बात करते हैं। हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने ईद की नमाज के बाद कहा कि जो लोग आज इबादत के लिए आए हैं वो वक्फ बिल के खिलाफ आंदोलन के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि बीजेपी सरकार मुसलमानों की प्रॉपर्टी को छीनने की तैयारी कर रही है, इसलिए इस बिल का पुरजोर विरोध होना चाहिए। पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मुसलमानों को घर से निकलना चाहिए। महीना है वही ये महीना जिद्दोजहद का भी है। ये जो अब कानून ये ला रहे हैं, अब इस कानून में वक्फ अलल औलाद को एक तरह से खत्म कर दिया गया है। जो जमीनें वक्फ अलल औलाद की होंगी, गवर्नमेंट का कहना है कि हुकूमत उनको अपनी तहवील में लेगी। इसलिए मेरे भाइयों, ये बड़ा अहम मसला है। इससे हमारी मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़, इससे हमारे मदरसों का तहफ़्फ़ुज़, इससे हमारे कब्रिस्तानों और ईदगाहों का तहफ़्फ़ुज़, इससे जो हमारे असरी तालीमी इदारे हैं बहुत सारे, उनका तहफ़्फ़ुज़, हमारी खानकाहों का तहफ़्फ़ुज़, ये सब इनसे मुताल्लिक़ है। और अगर खुदा न खास्ता गवर्नमेंट जैसी ज़िद्दी है हमारी मौजूदा हुकूमत की, 2 बड़ी खूबी ये है कि वो अंधी भी है और बहरी भी है। न मजलूमों के हालात को देखती है और न मजलूमों की आवाज को सुनती है। तो अगर खुदा न खास्ता यह कानून पास हो गया तो यह बहुत ही नुकसानदेह होगा। इसलिए हम सब लोग इस कानून को मुस्तरद करते हैं, उसका विरोध करते हैं, और हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि जब भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपको आवाज देगा, आप इंशाअल्लाह उनकी आवाज पर लब्बैक कहेंगे। ईद के मुबारक मौके पर पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं की 2 तरह की तस्वीरें दिखाई दी। पटना में नीतीश कुमार नमाजियों को बधाई देने पहुंचे। हैदराबाद में चंद्रबाबू नायडू ने नमाज के बाद ईदगाह पहुंचकर लोग को मुबारकबाद दी। लखनऊ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक और बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा मुस्लिम भाइयों के साथ ईद सेलिब्रेट करने पहुंचे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ईदगाह में नमाजियों से मिलने गए और उन्होंने इस मौके पर कहा कि सरकार संविधान से नहीं चल रही है, वक्फ बिल के खिलाफ पूरे देश में आवाज उठ रही है, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ सियासी मकसद से यह बिल ला रही है, इसलिए सभी सेक्युलर पार्टीज मिलकर इस बिल की मुखालफत करेंगी। वक्फ बिल जो आ रहा है, ज़्यादातर देश के दल उसके खिलाफ हैं। बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसकी खिलाफत करेंगे। समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध करती है। सदन में जब आएगा इसका विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभी तक के फैसले हुए हैं, जो संविधान बदलने के या इस तरह के जो बड़े फैसले लिए हैं, उससे जनता को लाभ नहीं पहुंचा है। अपनी राजनीति के लिए, पॉलिटिकल वोट के लिए, एंग्लो इंडियन, याद होगा आपको, एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण था, उनकी सीटें थी, उनको समाप्त कर दिया गया। जीएसटी जैसा कानून लाया गया और ये बताया गया देश को कि इससे व्यापार अच्छा होगा, कारोबार अच्छा होगा, लेकिन जीएसटी के आने से भ्रष्टाचार भी बढ़ा है और जो व्यापार बढ़ना चाहिए था, हमारे व्यापारियों के सामने संकट पैदा हो गया। ममता बनर्जी तो लंदन में थी, लेकिन ईद के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए अपना दौरा आधा छोड़कर वापस लौट आईं। ममता ने कहा कि बीजेपी देश भर में मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में ईद के सेलिब्रेशंस पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उनसे भी ऐसा करने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने नहीं माना। ममता ने कहा कि बीजेपी और लेफ्ट पार्टियां मिल गई हैं, दोनों मिलकर बंगाल में दंगा कराना चाहती हैं,
इसलिए मुसलमानों को सावधान रहना होगा। बीजेपी के लोग भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें भड़कना नहीं है। ममता ने कहा कि वो अभिषेक बैनर्जी और उनकी सरकार तीनों मुसलमानों के साथ हैं, इसलिए मुसलमानों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को 2 देश में प्रोग्राम था, लेकिन ईद के लिए हम एक प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हमारा बाहर में जाना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारा अंदर का लोगों को हमको शुभकामना देने का जरूरी है। बम राम एक साथ में जाया, कलकत्ता से टिकट खरीद के जाके बोला, हमको पूछा आर यू हिंदू? हमने बोला हम गौरव के साथ आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम ईसाई, आई एम इंडियन। व्हाट कैन यू डू? क्या चाहते हैं लोग? डिवाइड एंड रूल चाहते हैं? हम नहीं चाहते हैं। हमारा जिंदगी आपके लिए, आप सलामत रहे तो हम सलामत रहेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दीदी है हमारा साथ, हमारा अभिषेक है हमारा साथ, जावेद है हमारा साथ, हम लोगों का साथ पूरा सरकार है। आप ये बात मत सोचिए कि आपको कोई कुछ कर सकते हैं। कहते हैं 4 कम्युनल राइट्स हुआ, दंगा हुआ, प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। मैं कहा मणिपुर में क्या किया, उत्तर प्रदेश में क्या किया, बिहार में क्या किया, राजस्थान में क्या किया। ईद का दिन, खुशी का दिन में कौन क्या खाएगा उसका बारे में भी आपको रेस्ट्रिक्शन है। जो लाल पार्टी पहले बड़ा बड़ा बात करते थे सेकुलरिज्म का, आज लाल और गेरुआ एक हो गया। होने दो, होने दो, हम लोग रहेगा, हम अकेला ही रहेगा, हम अकेला ही 100 है। हम लोग लड़ते हैं जिंदगी से, हम लोग लड़ते हैं हमारा जान से। मैं हर तरह सोचती हूँ कि साल फारूक का तमन्ना, साल फारूक का तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका बाजुए कतील में है। ममता बनर्जी ने जो कहा उससे अभिषेक बैनर्जी ने और आगे बढ़ाया। अभिषेक ने कहा कुछ फिरका परस्त ताकतें बंगाल को बांटने की कोशिश कर रही हैं, धार्मिक भावनाएं भड़का रही हैं, लेकिन बंगाल ने हमेशा मजहब के नाम पर होने वाली राजनीति का विरोध किया है। अभिषेक ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों को सीएए, एनआरसी के नाम पर डराने की कोशिश करती है, हिंदुओं को कहती है कि वो खतरे में है, लेकिन सच तो यह है कि न हिंदू खतरे में है न मुसलमान। बीजेपी अगर सत्ता में रही तो असली खतरा देश को है। जो बांटने की बात करते हैं, जिसको लगता है किसी को भी बंगाल से निकाल देंगे, हिंदुस्तान से निकाल देंगे, एनआरसी करेंगे, सीए करेंगे। राहत इंदौरी साहब तो आज हमारे बीच में रहे नहीं, लेकिन उनका एक बात मुझे याद आ रहा है जो मैं आज फरमाना चाहता हूं। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये हिंदुस्तान जितना हिंदू का है, उतना मुसलमान का है, उतना सिख का है, उतना क्रिश्चियन का है, हर एक इंसान का है। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। मैं कहता हूं भाजपा के दोस्तों, जरा धर्म का चश्मा उतार के देखो, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। और हम लड़ते मरते दम तक बंगाल की एकता को बरकरार रखने का संकल्प आज आप सबको साक्षी मानकर लेते हैं। जो इस मिट्टी में आग लगाने आएगा, उस आग में जल के वो खुद राख हो जाएगा। जो तोड़ने आएगा वो खुद टूट जाएगा, जो बिखरने आएगा वो खुद बिखर जाएगा। ममता और अभिषेक को जवाब दिया बंगाल बीजेपी के नेता समीक भट्टाचार्य ने। समीक भट्टाचार्य ने कहा ममता की कोशिश है किसी तरह 30% मुसलमानों के वोट को अपने पक्ष में कंसोलिडेट किया जाए, इसीलिए ममता बीजेपी के नाम पर मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही हैं। समीक भट्टाचार्य ने कहा मुख्यमंत्री के तौर पर आज ममता ने ईद पर अपना आखिरी भाषण दे दिया। जब अगली ईद आएगी तो बंगाल से ममता की विदाई हो चुकी होगी। ममता बनर्जी धर्म के नाम पर इस समाज को तोड़ना चाहता है और तोड़ भी रही है। इस देश की बंटवारा धर्म का नाम पर हुआ था। जिस भाषा से ममता जी आज बात कर रही है, इस भाषा 1945-46 में सुहरावर्दी किया करते थे और जिन्होंने ग्रेट कैलकाटा किलिंग को अंजाम दिया था। आज पश्चिम बंगाल का वही स्थिति आ गया। पश्चिम बंगाल की जो मेजॉरिटी जो है वो ममता जी को
ठुकरा दिया। वो टेस्टेड, एक्सेप्टेड एंड नाउ बीइंग रिजेक्टेड। आज उसका एक ही लक्ष्य है, किसी भी हालत से मैं 30% मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट कर ले और उसी के आधार पर सत्ता पे बने रहे। यह संभव नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी जी-जान से पश्चिम बंगाल में एक दंगा हो जाए, यही उसका एकमात्र मनसा है। वो चाहते हैं एक राइट हो जाए, एक राइट हो जाए, उसका बाद जो भी होना है 30% मुस्लिम वोट इकट्ठा हो जाए और वो सत्ता में फिर से चला आए। ईद का दिन यही ममता जी का जीवन का अंतिम भाषण है। जो 26 में जिस दिन ईद उल फितर आ रहा है ना, उसी दिन ममता जी को आप लोग नहीं देख पाएंगे। वो इस बोलने का स्थिति पे नहीं रहेगा। वक्फ बिल को लेकर आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। आज क्रिश्चियंस के दो बड़े संगठनों, कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया और केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को सपोर्ट किया। केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल ने केरल के सभी एमपी से इस बिल को सपोर्ट करने की अपील की। बिशप्स काउंसिल ने कहा कि केरल में ईसाइयों की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का गैर कानूनी कब्जा है। मौजूदा वक्फ कानून की वजह से उन्हें अपनी जमीन वापस नहीं मिल रही है, इसलिए इस बिल में बदलाव जरूरी है। इसके अलावा ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने भी वक्फ अमेंडमेंट बिल का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि जेपीसी ने मुसलमानों की बात पूरी तरह सुनी है। वक्फ बोर्ड के जरिए कुछ लोग वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करके बैठे हैं। नया कानून बनने से मुसलमानों को वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा मिलेगा, इसलिए बिना सोचे समझे इस बिल का विरोध करना ठीक नहीं है। पिछले कुछ दिनों में जो बयानात देखने में आए हैं कि लोगों को ये जज्बाती तकरीर करके बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन जाएंगी, दरगाहें छीन जाएंगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, ये बातें सरासर गलत है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना यह है कि मौजूदा वक्फ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है और मुसलमानों को किसी तरीके से भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर अधिकारिक तौर पर बयान दे रही है, भारत सरकार, कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, कोई आपकी मस्जिद दरगाहें नहीं छीनी जाएंगी, इमाम बाड़े नहीं छीने जाएंगे। तो हमें उस ऑथेंटिक बयान को, आधिकारिक बयान को मानना चाहिए। जब भी मुसलमानों के रिफॉर्म की बात आती है, फलाह बहबूदी की बात आती है और भारत सरकार कुछ करना चाहती है, तो इस तरीके से कुछ इंटरेस्टेड पीपुल, इंटरेस्टेड लोग या कुछ ग्रुप वो आकर के मुसलमानों को जज्बात भड़काते हैं। वक्फ बिल समय की आवश्यकता इसलिए है कि वक्फ की इतनी प्रॉपर्टीज हैं, उनको जो रेंट पे दिया हुआ है वो आज मार्केट वैल्यू की रेंट देखिए आप क्या है, और किसी ने 8 रुपए में ले रखा है, किसी ने 10 रुपए में ले रखा है, किसी ने 500 में ले रखा है, किसी ने 1000 रुपए में ले रखा है, जबकि वो प्रॉपर्टी की वैल्यू करोड़ों में है और ना ही जो रेंट आ रहा है उसका ढंग से यूटिलाइजेशन हो रहा है, कम्युनिटी के लिए कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। देखिए, सच्चर कमेटी की अगर हम बात करें तो उनकी रिपोर्ट पढ़ ली जाए। उसके अलावा जब के रहमान खान साहब मिनिस्टर थे 2013 के अंदर, 12 और 13 में, जब भी इसकी कवायद की गई थी कि भाई इसके अंदर अमेंडमेंट किया जाए, तो अमेंडमेंट की तो बात है, शुरू से सब लोग मानते हैं कि हाँ अमेंडमेंट की जरूरत, करप्शन है। वक्फ बिल का विरोध करने वालों को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने भी करारा जवाब दिया। शादाब शम्स ने कहा, जिन लोगों की दुकान वक्फ बिल पास होने के बाद बंद हो जाएगी, वही लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। शादाब शम्स ने कहा कि देश के सारे वक्फ बोर्ड की जांच करा ली जाए, असलियत सबके सामने आ जाएगी, विरोध करने वालों का असली चेहरा दिख जाएगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे हैं, ये मुसलमान नहीं है, ये पॉलिटिकल मुसलमान है और ये असल में इंक्रोचर हैं वक्फ के। आप ऊपर से लेके नीचे तक जितने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स हैं, जितने ये मुस्लिम तंजीमें चल रही हैं या जमात है या जो लोग साथ में आए हमदर्द बन के दिखा रहे हैं या ओवैसी साहब हैं, ये सब लोग वक्फ के इंक्रोचर हैं। आप बताइए नहीं तो कि वक्फ की संपत्ति पर 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल, 75 साल में आपने क्या किया? तब तो बीजेपी नहीं थी, तब तो मोदी जी नहीं थे। 75 साल में सिर्फ औकाफों में लूट हुई है और लूट इतनी बड़ी लूट हुई है कि नीचे से ऊपर तक सारे लुटेरे। वक्फ बोर्ड लूट का अड्डा है, इसके अध्यक्ष, इसके सदस्य, इसके मुतवल्ली सब चोर। ईमानदारी दिखाओ, कहें सारे के सारे ओवैसी साहब कहें
देश की आजादी से लेके आज तक सबकी सीबीआई इंक्वायरी कराओ। मेरे भी 2 साल के कार्यकाल हो गया, मेरी भी इंक्वायरी कराओ। जिन्होंने वक्फ की पैसे को लूटा होगा, जिसने जमीनों को खुर्द-पुर्द किया होगा, सब जेल जाएंगे। उनकी प्रॉपर्टी से रिकवरी हो ना, ऐसे थोड़ी चलेगा। गरीबों का हक मार के चंद अमीर बैठ जाए और अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताए, ये नहीं चलना चाहिए। ईद के दिन वक्फ बिल को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हुई, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हुए, उस पर माइनॉरिटीज अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने दुख जताया। रिजिजू ने कहा कि जो लोग वक्फ बिल को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं, वो बिल के ऐसे प्रोविजंस बताएं जो मुसलमानों के खिलाफ हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि कम से कम ईद के दिन तो लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुस्लिम भाइयों को गुमराह नहीं करना चाहिए। ग्रुप है, खास करके कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और कुछ संगठन है, गिने चुने कुछ संगठन है, वो लोग समाज को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। वो जो बोलने वाला लोगों का चेहरा भी पहचानी है, क्योंकि CAA जब लाया था तब भी यही झूठे बातें इन्होंने किया था। अब CAA कानून लग गया, साल भर हो गया, किसी एक मुसलमान का कोई अधिकार छीन लिया गया है? किसी का नागरिकता छीना है क्या? इतना ब्लैक एंड वाइट झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं फिर से हाथ जोड़ करके सबको कहता हूं कि आप अगर बिल का विरोध करना है तो तर्क रख करके आप विरोध कीजिए। कौन सा प्रावधान को आप विरोध करते हैं बताइए, और ये भी बताइए कि गैर संवैधानिक कैसे है वो भी बताइए। आज ईद का दिन है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। हाँ, सच बात है, ईद का दिन में दिल से बात निकलना चाहिए, झूठ बात बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। वो ईद का दिन भी अगर झूठ बोलेगा तो वो तो इसका मतलब वो नकली आदमी है। इस बात की काफी चर्चा है कि सरकार 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश करेगी। क्योंकि किरेन रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं, इसलिए उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार ने वक्फ बिल पेश करने की तैयारी पूरी कर ली है, डेट भी जल्दी बता दी जाएगी। लेकिन वो इतना कह सकते हैं कि देश के सभी वर्गों के लोग और आम मुसलमान वक्फ बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार जो बिल ला रही है वो मुसलमानों की भलाई के लिए है, संविधान के दायरे में है। सरकार ने इसे लेकर पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती है। रिजिजू ने कहा कि फिर भी अगर किसी को वक्फ बिल के कुछ प्रोविजंस पर शक है तो पार्लियामेंट में इस बिल के हर प्रावधान पर चर्चा होगी, सरकार हर सवाल का जवाब देगी। इसके बाद भी किसी को आपत्ति होगी तो अदालत का दरवाजा खुला है। लेकिन जिस तरह बिल को लेकर झूठा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बजट सत्र चल रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाने का प्रक्रिया जो शुरू हुआ है, हमने तैयारी पूरा कर लिया है। कब लाएंगे वो आप लोगों को बता देंगे। वक्फ बिल आने से पहले समाज में तनाव पैदा करने के लिए कुछ संगठन जो प्रयास कर रहा है हमारा नज़र में आ रहे हैं। 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि रमज़ान के समय और आज ईद के समय में भी हाथों में काला पट्टी बांध करके आने का आह्वान करना और सड़कों पे उतरने के लिए उकसाना, ये हमारा देश के लिए ठीक नहीं है। हमारा हिंदुस्तान जैसे आज़ादी कहाँ मिलेगा? जो चाहे बोल सकते हैं। संसद के अंदर में जो मेंबर है वो बोल सकते हैं, संसद के बाहर आम लोगों का भी बोलने का पूरा आज़ादी है। इसलिए जब वो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाएंगे भरपूर चर्चा होना चाहिए। इसलिए तो JPC बना करके इस बिल को रेफर किया गया है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतना व्यापक चर्चा किसी बिल के ऊपर में नहीं हुआ है। आज तक का इतिहास में जितना जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, किसी भी सब्जेक्ट पर इतना बारीकी से व्यापक चर्चा नहीं हुई। 97 लाख से भी ज़्यादा मेमोरेंडम्स, रिक्वेस्ट, सजेशंस रिसीव किया है। तो इससे ज़्यादा वाइडर कंसल्टेशन और क्या हो सकता है? तो जिसको जिस पार्टी का भी मत रखना है पार्लियामेंट में रखिए। एक एक प्रावधान, एक एक सेक्शन और उसमें जो क्लोज है, हम क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं और क्या क्या पुराने को रख रहे हैं, इसका बारीकी से चर्चा होना चाहिए और एक एक पॉइंट का हम जवाब देंगे।
ये बात तो सही है कि वक्फ के बिल को लेकर मुसलमानों के दिल में जो सवाल हैं उनके जवाब मिलने चाहिए। जैसे ये कहा गया कि वक्फ बिल पास हुआ तो मस्जिदों पर, कब्रिस्तानों पर, दरगाहों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। अगर ये गलत है तो इस शक को दूर किया जाना चाहिए। ये कहा गया कि अगर हिंदू मठों, मंदिरों के ट्रस्ट में नॉन हिंदू नहीं हो सकते तो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों का प्रोविजन क्यों रखा गया? इसका जवाब भी मिलना चाहिए। सरकार ने कहा है कि वक्फ कानून में बदलाव के हर पहलू पर पार्लियामेंट में खुलकर चर्चा होगी, पर बात सिर्फ वक्फ बिल की मेरिट की नहीं है। मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी के चक्कर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे सियासी मसला बना दिया है। वक्फ बिल के नाम पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को जिस तरह से डराने की कोशिश की गई, ये कहकर ब्लैकमेल किया गया अगर वक्फ पर बीजेपी का साथ दोगे तो मुसलमान वोट नहीं देंगे। वक्फ कानून में बदलाव को इशू बनाकर सरकार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वक्फ के कानून में संशोधन को राजनीति से ऊपर उठकर देखने की जरूरत है। ये जानने और समझने की जरूरत है कि कानून बदला तो क्या इससे गरीब पिछड़े मुसलमानों को फायदा होगा? क्या वक्फ कानून में बदलाव हुआ तो वक्फ की इनकम का इस्तेमाल आम मुसलमान के वेलफेयर और रिफॉर्म के लिए किया जाएगा? अगर इन बातों पर सरकार लोगों को कन्विंस कर पाई तो फिर विरोध करने वालों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आजकल एक और विवाद चल रहा है औरंगजेब की कब्र को लेकर। तमाम हिंदू संगठनों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने संभाजी नगर में बनी औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की थी, लेकिन इस मामले में आज आरएसएस की तरफ से बड़ा बयान आया। आरएसएस के सीनियर नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने क्लियर कर दिया कि औरंगजेब की कब्र का मसला गैर जरूरी है। इस विवाद में वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं है। भैयाजी जोशी ने कहा, औरंगजेब यहीं मरा, सैकड़ों सालों से उसकी कब्र यहीं है, आगे भी रहेगी, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। भैयाजी जोशी ने कहा कि हर मुद्दे को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए और न ही हर मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए। औरंगजेब का अनावश्यक विषय उठाया गया है। एक है, अब उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है, जिनको श्रद्धा है वो जाएंगे। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नमूना आदर्श है, उन्होंने अफजल खान की भी वहां पर कब्र बनवाई थी, तो वो तो है भारत की ये उदारता की सर्वसमावेशिता का प्रतीक है। वो कब्र रहे, जिसको जाना है वो जाए। भैयाजी जोशी का यह बयान ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले ही राज ठाकरे ने एक प्रोग्राम में औरंगजेब की कब्र को लेकर अपनी बात रखी थी और कहा था इसे लेकर जो सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश हुई वो सही नहीं है। राज ठाकरे ने कहा कि औरंगजेब की कब्र रहनी चाहिए, लेकिन उसके आसपास के सभी स्ट्रक्चर्स को हटा देना चाहिए और वहां पर एक बोर्ड लगा देना चाहिए जिस पर लिखा हो, जिसने मराठों को नष्ट करने की कोशिश की उसे यहीं दफनाया गया। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि औरंगजेब की कब्र 50 साल से एएसआई प्रोटेक्टेड साइट है, इसलिए उनकी सरकार भी नियम कायदों को फॉलो करेगी। औरंगजेब की कब्र वहीं रहेगी, लेकिन उसका महिमा मंडन करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। देखिए, हमारी भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो कब्र उस जगह पर है, ये एएसआई द्वारा प्रोटेक्टेड कब्र है। हमें औरंगजेब पसंद हो या ना हो, कायदे से 50-60 साल पहले उसे प्रोटेक्शन मिली हुई है, इसलिए उस जगह पर जो भी कानून और कायदा है उसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, ये बात बिल्कुल निश्चित है कि किसी भी परिस्थिति में औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन हम नहीं होने देंगे। इसके बाद एकनाथ शिंदे के शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराजे देसाई ने कहा कि राज ठाकरे ने जो कहा वो सही है। औरंगजेब की कब्र रहे या न रहे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। उनकी बात बिल्कुल सही है। जो स्वराज्य द्वेष्टा है, जो हमारे राजा छत्रपति धर्मवीर संभाजी राजे का उसने कत्ल किया, धोखे से कत्ल किया, उसका अंत भी इस महाराष्ट्र की मिट्टी में ही हुआ। उसका वो जो कब्र है, वो जगह है, वो रहने दो उधर, लेकिन उसका उदात्तीकरण मत करो।
उसको धार्मिक स्थल का दर्जा मत दो, उसका कोई वहाँ का बड़प्पन, वहाँ बड़ा बड़ा कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मत बनाओ। वहाँ राज ठाकरे साहब कहते हैं वैसे वहाँ लिखना चाहिए जो महाराष्ट्र खत्म, स्वराज्य खत्म करने के लिए आया था वो खुद इस मिट्टी में खत्म हो गया, लेकिन वो स्वराज्य को हाथ नहीं लगा पाया। ऐसा बड़ा बोर्ड लगा के उसको कैसा उसका अंत हुआ औरंगजेब का महाराष्ट्र में, ये लोगों को अगली पीढ़ी को समझ आना चाहिए। इसके लिए राज ठाकरे ने जो कहा वो सही है। अच्छा हुआ एक बेकार की बात पर खामखा जो कंट्रोवर्सी खड़ी की गई थी उसका अंत होगा। ये कंट्रोवर्सी खड़ी करने वाले अबू आजमी का जो बयान आया वो सबसे इंटरेस्टिंग है। अबू आजमी के बयान से औरंगजेब को लेकर विवाद शुरू हुआ था। उन्होंने औरंगजेब को इंसाफ पसंद बादशाह बताया था, कहा था कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर कोई जुल्म नहीं किया, उसने तो मंदिर बनवाए थे। उसके बाद ही औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग शुरू हुई। लेकिन आज जब भैयाजी जोशी ने कह दिया कि कब्र हटाने की कोई जरूरत नहीं, तो अबू आजमी ने कहा कि उनका गुनाह क्या था, उनके बयान पर इतना हंगामा क्यों हुआ, उन्हें विधानसभा से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड क्यों किया गया, उनके खिलाफ केसेस क्यों दर्ज हुए। लेकिन वो भूल गए कि उन्होंने औरंगजेब का महिमा मंडन किया था, औरंगजेब को ग्लोरीफाई किया था। इस चक्कर में अपना अच्छा खासा नुकसान कर लिया, क्योंकि महाराष्ट्र का सेंटिमेंट छत्रपति शिवाजी महाराज का सेंटिमेंट है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी पैर पर कुल्हाड़ी चलाने वालों की कोई कमी नहीं है, और ये काम संजय राउत भी अक्सर करते रहते हैं। आज आरएसएस ने संजय राउत की उड़ाई अफवाह पर फुल स्टॉप लगाया, उन्हें करारा जवाब दिया। भैयाजी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक स्वयंसेवक की तरह आरएसएस हेडक्वार्टर आए थे और उनके साथ आरएसएस की 100 साल की यात्रा पर, शताब्दी वर्ष की योजना पर बात हुई। लेकिन न उनके उत्तराधिकारी को लेकर बात हुई, न कोई चर्चा हुई। ये सब बेकार की बातें हैं। अब ये बात इसलिए उठी कि संजय राउत ने एक शिगुफा छोड़ा। संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, वो सितंबर में रिटायर हो जाएंगे। आरएसएस नेतृत्व बदलाव चाहता है। इसी सिलसिले में मोदी नागपुर गए और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले। संजय राउत ने यह भी दावा कर दिया कि उन्हें पता चला है कि मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा, मराठी मानुष होगा। सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए थे। मेरी जो जानकारी है, 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है। तो इसलिए मोदी जी वहाँ गए थे। मोदी जी जा रहे हैं आणि संघाची चर्चा ही बंद दाराआड असते आणि ती बंद दाराआडची चर्चा शक्यतो बाहेर येत नाही। तरीही काही संकेत जे असतात ते संकेत स्पष्ट आहेत। संघ ठरवेल पुढला नेता, आणि तो बहुतेक महाराष्ट्रातला असेल। अब संजय राउत महाभारत के ज़माने के संजय तो हैं नहीं कि मुंबई में बैठे बैठे उन्हें दिखाई दे रहा था, सुनाई दे रहा था कि नागपुर में क्या चर्चा हो रही है। और आज भैयाजी जोशी ने इसका करारा जवाब दिया। उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा वैसे तो संघ में उत्तराधिकारी चुनने की परंपरा नहीं है, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि संजय राउत मोदी के उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं तो भैयाजी जोशी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई, ऐसा कोई विचार नहीं हुआ, ऐसी बातों का कोई मतलब ही नहीं है। मोदी जी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा, संघ का ग्रीन सिग्नल लगेगा, ऐसा कहा जाता है। संघ के उत्तराधिकारी का अभी सवाल ही कहाँ है? उत्तराधिकारी का प्रश्न कहाँ आता है? संघ में जो परंपरा है उसके अनुसार होगा, उसका निर्णय संघ करेगा। मोदी जी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा, फडणवीस जी की तरफ इशारा था। मुझे जानकारी नहीं। संजय राउत ने इसमें महाराष्ट्र का एंगल डाला तो कुछ लोगों ने देवेंद्र फडणवीस का नाम उछालना शुरू कर दिया, लेकिन फडणवीस ने साफ साफ कहा ये सारी बातें फालतू हैं, बेकार की हैं।
नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री के पद पर हैं और पूरा देश चाहता है कि 2029 में भी मोदी ही प्रधानमंत्री बने, इसलिए उत्तराधिकारी का फिलहाल कोई सवाल ही नहीं उठता। मोदी जी का उत्तराधिकारी खोजने का कोई कारण ही नहीं। मोदी जी हमारे नेता हैं, अगले कई साल तक मोदी जी काम करेंगे। हम सभी का आग्रह है साल 2029 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये हम और पूरा देश चाहता है। इसलिए अभी इस तरह की चर्चा करना सही नहीं है और भारतीय संस्कृति में पिता के जिंदा रहते हुए बेटों पर विचार नहीं होता। ये मुगलों की संस्कृति है कि पिता के जिंदा रहते हुए बेटे इस प्रकार का विचार करते हैं। अभी किसी भी प्रकार से उत्तराधिकारी खोजने का समय नहीं आया है और जहां तक रही मेरी बात, तो इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। जोपर्यंत माझा विषय आहे। इसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता शंभूराजे देसाई ने कहा, संजय राउत को फिलहाल अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, उनकी पार्टी का उत्तराधिकारी कौन होगा। रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उसे लेकर कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। 2029 में भी मोदी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा। ऐसा वक्तव्य कौन कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व के बारे में? वो संजय राउत उबाटा का प्रवक्ता कर रहा है। भारतीय जनता पक्ष का जितना साइज देश में है उससे तो कंपैरेटिवली बहुत छोटा पक्ष है उबाटा। और इसके आगे भी भारतीय जनता पक्ष के महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया है कि 2029 का चुनाव हम मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। तो इसका आंसर क्लियरली भाजपा के वरिष्ठ नेता लोगों ने दिया है ना कि मोदी जी के नेतृत्व में ही 2029 का इलेक्शन हम लोग लड़ने वाले। तो बार बार इसके ऊपर राउत को सवाल खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने की इच्छा रखने वालों की तो कोई कमी नहीं है। जो पिछले 3 चुनाव में मोदी को नहीं हरा पाए, वो कभी चीन से उम्मीद लगाते हैं तो कभी अमेरिका से। कभी कहते हैं किसान मोदी को हटा देंगे तो कभी कहते हैं मुसलमान मोदी को हटा देंगे। कुछ लोग तो यह भी उम्मीद लगाते हैं कि मोदी अपने आप तपस्या करने हिमालय चले जाएंगे। पर शेख चिल्ली को सपने देखने से आज तक कौन रोक पाया है? लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि मोदी अमित शाह को पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। जनता ने केजरीवाल का क्या हश्र किया, ये सबने देखा है। अब पिछले कई दिन से यह चर्चा चलाई गई कि आरएसएस और प्रधानमंत्री के बीच दरार है। यह कहा गया कि आरएसएस मोदी से नाराज है, पर कहते हैं 100 सुनार की 1 लुहार की। मोदी ने नागपुर जाकर इन सारी अटकलों को धाराशायी कर दिया। आज नया शिगुफा छोड़ा गया। मोदी को हटाने की विशफुल थिंकिंग अगर किसी की है तो उसे तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सच यह है कि नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल आराम से पूरा करेंगे। जनता ने जिताया तो 2029 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी का न तो कोई विकल्प है, न कोई उत्तराधिकारी और न कोई नंबर 2। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक फिलहाल कोई नहीं है। मोदी के पद छोड़ने, उत्तराधिकारी चुनने की बातें पूरी तरह हवा हवाई हैं। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी तय करेंगे उन्हें कब तक बीजेपी को लीड करना है। जितना परिश्रम वो कर रहे हैं उसे देखकर लगता है कि अभी 5-10 साल तो किसी का चांस नहीं है। टॉप पर कोई वैकेंसी नहीं है। अटकलें लगाने वालों को, अफवाहें फैलाने वालों को मोदी ने बार बार गलत साबित किया है और इस बार भी ये लोग फिर से गलत साबित होंगे। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में राजशाही बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज होता जा रहा है। आज काठमांडू में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के हजारों समर्थक सड़कों पर उतरे। नेपाल की संसद प्रतिनिधि सभा तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन सरकार की तरफ से पुलिस का भारी बंदोबस्त था, इसलिए पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच जमकर टकराव हुआ। असल में नेपाल में पिछले 4 दिन से राजशाही वापस लाने और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नेपाल में 2008 में राजतंत्र खत्म कर दिया गया था। आखिरी राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह को हटाकर नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन पिछले 17 साल में नेपाल की कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई से बेहाल जनता अब सड़कों पर उतरकर नेपाल में दोबारा राजशाही कायम करने की मांग कर रही है।
28 मार्च को प्रोटेस्ट के दौरान भयंकर हिंसा हुई थी, 2 लोग मारे गए थे, 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अपने साथियों की रिहाई के लिए राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता आज फिर सड़कों पर उतरे। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भी जनता के इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने माओवादी नेता दुर्गा प्रसाद को आंदोलन का नेतृत्व सौंपा है। इस आंदोलन में नेपाल के आम लोगों के अलावा वहां के नेता और पत्रकार भी शामिल हैं। आज के विरोध प्रदर्शन पर लीड करने वाली रमा सिंह ने कहा कि माओवादियों ने नेपाल की जनता से झूठे वादे करके राजशाही खत्म कर दी, खुद सत्ता पर काबिज हो गए और 17 साल में देश का कबाड़ा कर दिया। अब राजशाही बहाल करना जरूरी है। रमा सिंह ने कहा कि उनकी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने तक शांत होकर नहीं बैठेगी। माओवादी तो आप लोग जानते हैं, आपके वहाँ भी नक्सलिस्ट हैं, सिर्फ उसी तरह का प्राणी है ये। सो इन्होंने जनता को भड़काया, गरीब लोगों को भड़काया, उसके बाद ये लोग सत्ता में आए। तो आज आपके पास है कि 17 साल में हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सरकार से शिकायत तो इतना लंबा है, ये तो किलोमीटर में बन जाता है। यहाँ पर रोजगारी नहीं है, यहाँ पर करप्शन है, प्रधानमंत्री लेवल में करप्शन होता है, पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है। नो हेल्थ सिस्टम, नो एजुकेशन सिस्टम, है ना, और रोजगार भी नहीं है। तो फिर पब्लिक क्या करें? हम तो भड़का नहीं सकते ना, सब तो आँख के सामने है ना, पब्लिक के सामने। तो पब्लिक अब इन लोगों से तंग आ गए ना। हम नेपाल में राजा विथ प्रजातंत्र चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रजातंत्र भी रहे, राजतंत्र भी रहे, जैसे कि बेलायत में है, यूके में है ना, जैसे कि जापान में है, वैसा हम चाहते हैं। अगर प्रजातंत्र में पब्लिक सब कुछ है तो पब्लिक का कहा मानना चाहिए, गवर्नमेंट को भी, राजा को भी, जो कोई को भी। जनता का मानना इतना ही है। हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे अब मैदान। हम नेपाल को हिंदू अधिराज्य बनाकर दम तोड़ेंगे। लेकिन नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार राजशाही की मांग करने वालों से सख्ती से निपटने की बात कह रही है। आज पार्लियामेंट में केपी शर्मा ओली ने विरोध प्रदर्शन और हिंसा के लिए पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह को जिम्मेदार ठहराया। ओली ने कहा, ज्ञानेन्द्र शाह को लोकतांत्रिक सरकार ने बहुत सारी रियायतें दे रखी हैं, लेकिन वो इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा, देश में लोकतंत्र है, संविधान लागू है और राजा हो या रंक, सबको संविधान मानना ही पड़ेगा। जो नहीं मानेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गत फागुन 7 गते आफू अघि बढ्ने साथ देऊ भन्दै वक्तव्यबाजी गर्नुभयो। त्यसको लगत्तै ठाउँ ठाउँमा स्वागत कार्यक्रम राख्दै जनमत भड्काउने काम सुरु गरियो। फागुन 25 गते कथित स्वागत सवारी आयोजना गरियो र चैत 14 गते समाज बिथोल्न लागि परेका एकजना अवांछित व्यक्तिलाई आफ्नै निवासमा डाकेर कथित जनकमान्डर तोक्नुभयो र हिंसात्मक वारदातका लागि खटाउनुभयो। प्रारम्भिक अध्ययनमा यी सबै घटनाले स्पष्ट पार्छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानको ऐतिहासिक निर्णयपछि भएको सम्झौताको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। सबैले यस देशमा सबैले संविधान मान्नुपर्छ, व्यवस्था मान्नुपर्छ। आपराधिक घटनामा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। यसमा पूर्व राजा शाहले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद 17 साल में 14 बार सरकार बदली है। केपी शर्मा ओली 4 बार प्रधानमंत्री बने हैं। पुष्पदहल कमल प्रचंड और बहादुर देउवा 2-2 बार प्राइम मिनिस्टर बने। 17 साल में किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। हर बार जोड़ तोड़ से सरकारें बनी, सिर्फ सत्ता के लिए अलायंसेज हुए। इसलिए जो सत्ता में आया उसने कुर्सी का इस्तेमाल सिर्फ अपना खजाना भरने में किया। अब नेपाल की जनता ऐसी बातों से परेशान हो गई है, बेचैन है और एक बार फिर राजशाही की मांग कर रही है। एक और बड़ी बात यह कि नेपाल की 81% आबादी हिंदू है। 17 साल पहले तक नेपाल हिंदू राष्ट्र ही था। इसलिए अब राजशाही का समर्थन करने वाले नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। म्यांमार में आए भूकंप में मरने वालों की तादाद 1700 को पार कर गई है और अभी भी हजारों लोग लापता हैं।
म्यांमार की मदद के लिए भारत समेत दुनिया के तमाम देशों ने रेस्क्यू टीम्स भेजी हैं। थाईलैंड में भी रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के गिरने की, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। असल में शुक्रवार को आए भूकंप से बैंकॉक में सिर्फ एक बिल्डिंग ऐसी थी जो पूरी तरह से ढह गई। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई, 76 अभी लापता हैं। इसलिए अब थाईलैंड की सरकार इस बात का पता लगा रही कि बैंकॉक में ये इकलौती इमारत ही क्यों गिरी। पता ये लगा कि थाईलैंड का स्टेट ऑडिट ऑफिस है जिसकी ये बिल्डिंग बन रही थी। चीन की ये सरकारी कंपनी थाईलैंड की एक कंपनी के साथ मिलकर इस बिल्डिंग को बना रही थी। कुछ वीडियो सामने आए जिसमें कुछ चाइनीज लोग बिल्डिंग के मलबे से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालकर ले जाते हुए दिखाई दिए। हमारे संवाददाता पवन नारा ने बताया कि शुरुआती जांच में पता लगा कि इस बिल्डिंग में घटिया कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, इसलिए यह बिल्डिंग गिर गई। अब थाईलैंड की सरकार ने इस मामले की गहराई से जांच करवाने का फैसला किया है। आखिर नेशनल ऑडिट बिल्डिंग क्यों गिरी, ये सवाल अब फोकस में है और इसी सवाल को लेकर थाईलैंड की उद्योग मंत्रालय ने 7 स्टील बार बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया है। माना जा रहा है कि स्टील बार सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के थे और वो मुड़ने की बजाय टूट गए। इसके अलावा जांच एजेंसी ने यहां मलबे से स्टील बार और कंक्रीट के सैंपल भी उठाए हैं ताकि उनकी क्वालिटी को लेकर असेसमेंट किया जाए। यहां बैंकॉक पोस्ट के मुताबिक एक चाइनीज कंपनी जो कि थाई कंपनी के साथ मिलकर इस बिल्डिंग को बना रही थी, उसके खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि इस हादसे के पीछे जो भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब सबका ध्यान इस बात पर है कि इतनी बिल्डिंग्स के अंदर आखिर यही बिल्डिंग क्यों गिरी, और जानकार कह रहे हैं कि ये सब स्टैंडर्ड मटेरियल क्वालिटी की वजह से है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत में उद्योग मंत्रालय ने 7 सरिये बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया है और चीनी कंपनी जांच के दायरे में है। बैंकॉक जहां बसा है वो इलाका लगातार धंस रहा है, इसलिए यहां बिल्डिंग से जुड़े कानून बेहद सख्त हैं। भूकंप आया तो इसका असर दिखाई दिया। एक को छोड़कर ज्यादातर इमारतें सुरक्षित रहीं। इसलिए बैंकॉक के गवर्नर ने कहा इस मामले की तह तक जाना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मैं जांच का मुखिया तो नहीं, पर मुझे लगता है कि सिविल वर्क्स डिपार्टमेंट जांच कर रहा है। ये फौरी तौर पर जरूरी नहीं है, पर दूरगामी अवधि में काफी अहम है। हमें इसकी जड़ तक जाना ही होगा ताकि हम सही सबक सीख सके और इमारतें बनाने के मामले में सुधार कर सके। हालांकि ये काम अभी इस वक्त जरूरी नहीं है। जांच जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि इसके नतीजे में बैंकॉक में सुरक्षा के उपायों में सुधार होंगे। ये बात वाकई में चौंकाने वाली है कि भूकंप आया, बैंकॉक में इतनी सारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, लेकिन एक ही बिल्डिंग धराशायी हुई, और वो बिल्डिंग जो एक चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर बनाई जा रही थी, जिसमें चाइनीज माल लगा था। अब जाहिर है दुनिया में लोग कहते हैं कि चाइनीज माल देखने में अच्छा होता है लेकिन सस्ता होता है, लेकिन उसको कोई गारंटी नहीं होती, और बैंकॉक की बिल्डिंग का मलबा इसका एक सबूत है। आज कराची में हाफिज सईद के एक और करीबी अब्दुल रहमान की हत्या कर दी गई। अब्दुल रहमान लश्कर तैयबा का फाइनेंसर था। आज अब्दुल रहमान जब अपनी दुकान में बैठा था, उसी वक्त 2 नकाबपोश बाइक से आए और अब्दुल रहमान पर फायरिंग कर दी। अब्दुल रहमान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दुकान में मौजूद उसके पिता को भी गोली लगी है, वो घायल है। अब्दुल रहमान कराची में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हाफिज सईद का सबसे बड़ा फाइनेंसर था। वो कराची में अपने एजेंट्स के जरिए लश्कर तैयबा के लिए फंड इकट्ठा करता था, लेकिन आज अज्ञात हमलावरों ने हाफिज सईद की ये सप्लाई लाइन काट दी। अब पाकिस्तान फिर कहेगा कि हत्या भारत ने करवाई, ISI फिर कहेगी इसके पीछे RAW का हाथ है। 10 साल पहले पाकिस्तान भारत में आतंकवादी हमले करवाता था और हम शिकायत करते थे। भारत में हत्याएं होती थी और हम
आईएसआई को ब्लेम करते थे। अब बाजी पलट गई है। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को खत्म करने में लगे हैं और भारत के दुश्मनों का एक एक करके सफाया हो रहा है।